साल 1996। आज से तकरीबन 25-26 साल पहले की वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आती है तो रूह कांप उठती है। मैं उस समय 15 साल का था और जून में मेरे फादर के ट्रांसफर के कारण हमें एक दूसरी जगह सेटल होना पड़ा। इस जगह के खौफनाक सच से हम सब अनजान थे। एक दिन स्कूल से निकलते ही काले बादल ढाने लगे। मैं इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था और ऐसे में भीगने की पूरी संभावना थी। अरे आदर्श, तू भाग क्यों नहीं रहा है? जल्दी घर पहुंच, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए और दहशत का समय भी। मैं मेरे दोस्त की बात ठीक से नहीं समझ पाया और मैंने उसे रोकते हुए बोला, तेरे कहने का क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि अगर हम घर तक भागे तो ये तय है कि भीग जाएंगे हम, और मंडे को सबमिट करने वाला प्रोजेक्ट भी मेरे बैग में है। पानी की चंद बूंदे भी मेरे हफ्तों की मेहनत बर्बाद कर देगी, जो मैं नहीं चाहता। तो तू क्या चाहता है? मौत? इसमें मौत की बात कहां से आई? देख आदर्श, मेरे पास अभी तुझे समझाने का समय नहीं है। अगर तुझे खड़ा रहना है तो खड़ा रह, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश तेज होने के बाद उसके बूंद से भी दूर रहना। अगर बारिश में कोई भी छाता लिए तेरे पास आए तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि वो बहरूपिया तुझे खूनी बारिश में फंसाकर एक भयानक मौत की नींद सुला देगा। इतना कहने के साथ ही नितिन भी वहां से निकल गया। लेकिन उस समय गौर करने वाली बात ये थी कि अब आसपास के सभी लोग भागने की फिराक में थे। दुकानदार दुकानें बंद करके जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। वहीं वॉचमैन अंकल भी जल्दी से ताला मारकर घर जाने की जल्दबाजी में थे। कुछ ही समय में मेरे आसपास का पूरा माहौल सुन्न हो गया और एक लौता सिर्फ मैं ही उस अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहा। कुछ देर में बारिश ने अपना एक भयानक रूप ले लिया, जिसके चलते अब मेरा जाना तो और मुश्किल हो गया। स्कूल था तो फोन तो लाया नहीं और ना ही कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बारिश अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे भी घर जाने की चिंता होने लगी और अब एक ऐसा भी समय आया जब सूरज लगभग ढल चुका था। मेरे अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देने लगे। जब मैंने बारिश को लाल होते हुए देखा, मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये बारिश अब लाल क्यों हो रही है। लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो कोई रंग नहीं बल्कि खून है। और तभी मुझे नितिन की कही हुई बात याद आई जो उसने बताई थी खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ये बारिश एक खूनी बारिश थी। लेकिन आज तक जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसी किसी खून की बारिश को ना तो होते हुए देखा और ना ही कभी सुना था। अब तो बदबू भी आने लगी थी और तभी मुझे दूर खड़ा एक आदमी दिखा जिसने छाता लगा रखा था और एक दीवार को एकटक घूरे जा रहा था। मैं उसके नजरिए को कुछ समझ नहीं पाया और उसे आवाज देने लगा, हेलो, ओ चाचा, हेल्प करो प्लीज, मैं इस बारिश में फंस गया हूँ। मैं उस स्ट्रेंजर को आवाज देने लगा। मुझसे काफी दूरी पर खड़ा होने के बावजूद उसने मेरी आवाज साफ सुनी। उसके चलने का तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चलने का तरीका कुछ यूं था जैसे कोई भेड़िया खड़ा होकर सीधा बढ़ता हो अपने शिकार की तरफ। वो स्ट्रेंजर मेरे एकदम करीब आ चुका था, लेकिन फर्क इतना था कि वो उस भीगते बारिश में छाता लिए खड़ा था और मैं उससे थोड़ी दूरी पर एक मकान की छत के नीचे बारिश से छुपा हुआ था। वो स्ट्रेंजर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा और मुझे भी अब सेफली घर पहुंचने का यही एक रास्ता नजर आ रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उस अनजान आदमी के हाथों पर पड़ी तो मेरे कदम वहीं लड़खड़ाने लगे। मैंने देखा उस आदमी ने अपने हाथ में खून से लथपथ चाकू पकड़ा हुआ था, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था।
उस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले उसी चाकू से किसी के जिस्म को फाड़ा हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया और वापस पीछे हट गया, पर तभी मैंने देखा कि सामने खड़े उस शख्स का चेहरा बदलने लगा और उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह होने लगा। नुकीले दांत और पंजे खतरनाक। हिम्मत करके मैं वहीं खड़ा रहा और तभी एक बिजली कड़की और वो भेड़िया मानव वहां से गायब हो गया। लेकिन तभी मुझे एक आदमी दिखा जो अभी तक अपनी दुकान में ही था और शायद मेरी तरह वो भी इस खूनी बारिश में फंस चुका था। मैं उससे दूर था, लेकिन मुझे फिर भी सब कुछ दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी अभी जैसे ही पलटा कि वो भेड़िया मानव उनके पीछे अचानक से कहीं से हाजिर हो गया। ये वही था जो कुछ समय पहले मुझे गुमराह करने की साजिश में था। उस भेड़िया मानव के दिखते ही वो आदमी अपना संतुलन खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे उस छांव से बरसते खूनी बारिश में भीगते हुए भागने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी नजर उस आदमी से हटते हुए उस भेड़िया मानव पर गई। मैंने उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक बार भी उस शैतान ने उस आदमी का पीछा नहीं किया और ना ही उस पर झपटा। लेकिन बावजूद इसके कुछ ही देर बाद वो आदमी चिल्लाने लगा और भागते भागते अपने आप ही उसकी रफ्तार भी कम होने लगी। वो अपने आप सूखने लगा और कुछ पल में उसके शरीर की अंतड़ियां बाहर आने लगी और रास्ते पर ही गिरकर बेहोश हो गया। वो जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो का लग रहा था, सच बताऊं तो अब उसका वजन 10 किलो से ज्यादा भी नहीं होगा। तभी दूर से वो भेड़िया मानव भागता हुआ वहां पहुंचा और उस आदमी को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। मैंने और एक चीज भी देखी कि उस आदमी को जब खूनी बारिश में खींचता हुआ वो भेड़िया मानव जंगल में ले जा रहा था, तो उसके साथ कुछ लोग भी थे जो एकदम सूखे हुए और डरावने दिख रहे थे। वो लोग मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन लगातार मुझे ही घूर रहे थे। समय खराब था, लेकिन नसीब अच्छा। तो वो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाकर मेरी सांस में भी सांस आई, क्योंकि अब तक मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। डांट तो बहुत मिली, लेकिन सच कहूं तो आज की घटी घटना उस वक्त बताना सही नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं अपने दोस्त नितिन के घर गया अपने साथ घटी घटना को बताने। नितिन, नितिन, बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज देने के कुछ देर बाद नितिन के घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। कौन हो बेटा? किससे मिलना है? मैंने जवाब दिया, नितिन। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। नितिन, चलो जाओ। नितिन अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। जाओ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि कल उस मनहूस बारिश ने मेरे पोते की जिंदगी छीन ली। निगल गई मेरे पोते का शरीर वो मनहूस बारिश। अब मैं थोड़ा बहुत इस चीज को रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि कल नितिन उस बारिश के शुरू होने से ठीक कुछ समय पहले निकला था। मैं गहरी सोच में डूबा और उनसे उस खूनी बारिश की सच्चाई पूछी। दादी, आखिर इस गांव में बारिश का रंग लाल क्यों होता है? क्या गिरता है बारिश के पानी से? इस मनहूस गांव को पिछले 150 साल से हाय लगी है। कहते हैं एक जमाने में अचानक यहाँ पे भूखमरी फैल गई थी, जहाँ बारिश समय पर न होने के कारण इस गांव के बहुत से किसानों ने खुद का कत्ल कर लिया और तभी एक मनहूस काल ने भी पहरा दिया। इस गांव से एक पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक तांत्रिक ने अपने गुलाम, जो कि एक भेड़िया था, उसे मानव के भेष में यहाँ भेजा।
जो इंसानों के शरीर में से खून को गायब कर देता था। लेकिन कई पूजा पाठ के बाद इस विधि को नियंत्रण में लाया गया और अंत में ये निश्चित हुआ कि इस गांव में कभी भी ऐसी बरसात नहीं होगी जिससे कोई भी काम किया जाए। लोगों के मुताबिक गांव को हाय लगी है और इसी कारण साल के 6 महीने इस गांव में बारिश होती है। लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि खून की होती है, जिसे खूनी बारिश के नाम से दहशत की दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं जो कोई शख्स या जानवर भूला भटका इस बारिश में निकलता है तो अपने आप ही उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। उसके शरीर में से खून गायब होने लगता है और जितना समय वो खूनी बारिश की बूंदों में बिताता है उतने समय तक लगातार खून उसके शरीर से गायब होकर उस भेड़िए के जिस्म में जाता है, जो उसे और भी ताकतवर बनाता है। सच कहूं, इसके बाद कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब तक मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ चुका था और मैं वहां से फौरन अपने घर लौट गया, अपने दोस्त नितिन के मौत के मातम और एक भयानक दहशत के साथ। मैंने अब इसे छुपाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर बन सकती थी। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश इस गांव पर अपना दस्तक दे, हमें निकल जाना चाहिए। 2 दिन के भीतर हम वापस अपने होम टाउन आ गए और पापा ने भी अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया। इस घटना को मैं अपने जीवन का सबसे सुखद और भयानक लम्हों में शामिल करूंगा, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी इस घटना की बू मुझे आज भी महसूस होती है। यार विवेक, देख तो हमारे वीडियोस कितने लोगों ने देखा है। अरे बाप रे, ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द फेमस हो जाएंगे। मुझे तो लगता है और अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए और डरावने भी। कुछ और लोकेशन चाहिए जो कभी किसी ने ना देखा हो। ऐसी बात है तो चल, पुराने खंडर एकदम यूनिक जगह है, आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की। तू पागल है? सब लोग कहते हैं वहां भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता है यार। और अगर हमें फेमस होना है तो ऐसे एडवेंचरस वीडियोस ही डालने होंगे। सोच ले, डर के आगे जीत है मेरे दोस्त। ये देख भाई, ये वीडियो पुराने खंडर का है, इसमें मिलियन व्यूज हैं। समीर ने जो वीडियो दिखाया उसमें सन्नाटे का शोर था, डरावना, मानो पुराने खंडर की हवा तक लोगों की रूह सुखा देती थी। सही है ना? अगर हम रात का वीडियो डाले तो रातों रात फेमस हो जाएंगे, पैसे ही पैसे होंगे। चल ठीक है, चलते हैं। पुराने खंडर के बारे में कई डरावनी कहानियां थी, पर समीर और विवेक को लग रहा था कि ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां। ऑटो, कहाँ जाना है भाई? पुराने खंडर। शाम हो चुकी है, यह समय सही नहीं है पुराने खंडर जाने के लिए। क्यों? भाई, हर दिन किसी ना किसी की लाश मिलती है वहां, और सुना है कोई तड़पती आत्मा है जो लोगों को तड़पा तड़पा के मारती है। बस बस, नहीं जाना है तो मत जाओ, पर डराओ मत। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? नहीं, बस सुना है। बिल्कुल, सबने बस सुना है, किसी ने कुछ देखा नहीं। तुम नहीं जाओगे पुराने खंडर तो कोई और जाएगा। कोई नहीं जाने वाला वहां। अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो तुम भी जाओगे। सोच लो, कोई और गया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। ठीक है, बैठ जाओ।
आखिरकार समीर और विवेक ने ऑटो वाले को पुराने खंडर जाने के लिए मना ही लिया। इनमें से कोई नहीं जानता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। खंडर में सच में भूत है क्या? मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, पर सुना है एक लड़का और लड़की पुराने खंडर में गए थे। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये राज सबके सामने आ जाने के डर से लड़के ने लड़की को तड़पा तड़पा के उसी खंडर में मार दिया था। सही कहानी है। मेरी फट रही है और तू हंस रहा है। तू पागल है? मैंने तो ये भी रिकॉर्ड कर लिया है। बिल्टअप मिलेगा दोस्त। और बेवकूफ, डरना बंद कर। अगर उस लड़के को वो बात राज रखनी होती तो अभी सबको पता थोड़ी ना होती। सब कुछ मनगढ़ंत है दोस्त। ऐसा नहीं है भाई। उस लड़की के मरने के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गया और बड़ी बेरहमी से मारा गया। ये सुनकर विवेक स्तब्ध हो गया। उसे डर लग रहा था। भाई, हम यहां पहुंच तो गए। हमें बस थोड़ी देर का ही काम है। वीडियो बनाकर वापस चलते हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं उतर जाओ। मैं खंडर के अंदर नहीं जाऊंगा, यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऑटो वाले को वापसी का भाड़ा मिलने वाला था। यह सोचकर वो रुक जाता है। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाते हैं। खंडर बहुत ही शांत था, मानो सन्नाटे में भी शोर था। वाव, क्या खंडर है। आजा, वीडियो बनाएंगे। खड़े खड़े देखता ही रहेगा या अंदर भी चलेगा? समीर वीडियो शूट कर रहा है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अचानक उसे चमकती लाल आंखें दिखती है। चीख सुनकर जब विवेक पीछे घूमता है तो उसे भी वही लाल आंखें दिखाई देती है। दोनों सहम जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जब वो गेट पर आते हैं तो गेट बंद था। अरे भाई, बचाओ, बचाओ हमें। ऑटो वाला डर जाता है। मैं बोला था अंदर मत जाओ। अरे भाई, वो सब छोड़ो, हमारी मदद करो पहले। ऑटो ड्राइवर, समीर और विवेक तीनों मिलकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो गेट उनसे खुल ही नहीं पाता। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कोई औरत समीर को घसीटते हुए खंडर के अंदर ले जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ। ये देखकर विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्के बक्के रह जाते हैं। वो लोग पल भर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। समीर की चीखें उनके कानों में गूंज रही है। भैया, मुझे बचा लो। मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा। मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज बचा लो भैया। पैसों से ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। भैया प्लीज बचा लो भैया। बचा लो भैया। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठने ही वाला होता है कि अचानक गेट खुल जाता है। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़कर गेट को देखता है तो विवेक वहां नहीं होता। अरे ये कहाँ गया? कहीं इसे भी उस आत्मा ने मार तो नहीं दिया? हे भगवान। ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो के पास बढ़ता है तो देखता है कि विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठा है। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ नहीं बोलता, बस ऑटो ड्राइवर को घूरे जाता है। चल छोड़, चलते हैं यहाँ से जल्द निकलते हैं। पीछे बैठ जा, जल्दी कर। विवेक उसकी एक नहीं सुनता और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आता है तो विवेक उसका हाथ मोड़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहा है?
कर नहीं रहा, कर रही है। छोड़ दे मुझे। तू यहाँ मेरे तड़प का तमाशा देखने आया था ना? अब तू भी तड़प तड़प कर मरेगा मेरी तरह। अरे नहीं, मुझे जाने दो मुझे। विवेक ने ऑटो ड्राइवर की हड्डियां तोड़ना शुरू किया। उसके पूरे शरीर से कड़ कड़ आवाजें आने लगी और हर हड्डी की आवाज के साथ उसकी चीखें गूंजने लगी। और आखिर में विवेक ने ऑटो ड्राइवर की सारी हड्डियां तोड़कर उसको मार दिया। अब बस विवेक जिंदा था। विवेक हंसता हुआ खंडर से खाई की ओर बढ़ने लगा। मुझे तड़पता देखने का लोगों का शौक कभी पूरा नहीं होगा। मैं सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। विवेक के अंदर की आत्मा ने विवेक के शरीर को खाई से नीचे फेंक दिया। विवेक चट्टानों से टकराता टकराता नीचे पहुंचा और उसने अपनी आखिरी सांस ली। विवेक के मरने के बाद खून से सने पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़े। तड़पती आत्मा वापस खंडर में चली जाती है। सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया, जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पड़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे, उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ।
तकरीबन एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तां नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान के जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी, जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम
सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से 2 नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता। अरे बाबा, मेरी बेटी को बचाइए, ये कुछ कर लेगी। अरे ये बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता नहीं इसे क्यों बुलाया है? ये सब ढोंगी होते हैं। आलिया, अगर तुम्हारा पति मेरे और मेरे काम का यूं ही अपमान करता रहा तो तुम्हारी बच्ची कभी नहीं बच पाएगी। मेरी बेटी पर कोई भूत सवार नहीं है। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये एक दिमागी बीमारी है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। करा सको तो करा लो अपनी बेटी का इलाज। नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए, मेरे पति को माफ कर दीजिए। आलिया चुप रहो तुम। इन ढोंगियों से डरने की जरूरत नहीं है।
और तू ढोंगी कहीं के, निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो बहुत मारूंगा। मनोज उस तांत्रिक को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है और फिर अपनी बेटी के बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करना शुरू करता है। मनोज एक साइकोलॉजिस्ट था और आलिया उसकी पत्नी थी। मनोज साइंस को मानने वाला इंसान था और आलिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी। पिछले कुछ महीने से जब उसकी बेटी रिया ने थोड़ा अजीब बर्ताव करना शुरू किया तो मनोज को तो समझ आ गया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का केस है, पर आलिया को ये किसी भूत का चक्कर लग रहा था। इसीलिए उसने एक माधव नाम के तांत्रिक को बुला लिया। हालांकि ये बात मनोज को पसंद नहीं आई और उसने तांत्रिक को बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। आपको तो हर चीज दिमाग की बीमारी लगती है। अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें हर चीज में भूत दिखता है। हमारी बेटी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। मनोज रिया का इलाज करता रहता है और कुछ समय बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये दिमागी बीमारियां होती हैं जो इलाज से सही हो सकती हैं। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो रिया? आज बहुत समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे काबू में है, वरना पहले तो अपने आप अजीबोगरीब थॉट्स आते रहते थे और मैं उनको रोक नहीं पाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, तू हमेशा ऐसी ही हंसती खेलती रहना। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी दुकान पता है, वो हलवाई बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, मैं वहीं से ले आऊंगी। ओके, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। आलिया मिठाई लाने के लिए घर से निकल जाती है, पर इससे पहले कि दुकान पर पहुंच पाती, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे ओ देवी जी, सुनिए जरा, मैंने ये बेर खरीदे थे पर ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। क्या आप मुझे एक खाकर बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? हाँ लाइए, अभी बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, आप आराम से ये बेर खा सकते हैं। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए। ठीक है। आलिया जाकर मिठाई खरीदती है और फिर घर आ जाती है। वो लोग उस दिन बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। तभी रात में अचानक मनोज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आलिया बैठी हुई है और फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ ठीक है। किससे बात कर रही हो इतनी रात में? किसी से नहीं, सो जाओ तुम। अरे ये किस तरह से बोल रही हो तुम? ओह सॉरी बेबी, मम्मी का कॉल आ गया था ना, मैं अभी आती हूँ। ये इसे हो क्या गया है अचानक? फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह मनोज देखता है कि आलिया ने कान में ईयरफोन्स लगाया हुआ है तो वो कहता है, ये तुमने कान में ईयरफोन क्यों लगाया हुआ है? गाने सुन रही हो क्या? हाँ। ये कोई टाइम है गाने सुनने का? गाना सुनने का कोई टाइम नहीं होता है, अपने काम से काम रखो। तुम ठीक तो हो ना? कल रात से क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मनोज की ये बात सुनकर वो अचानक चल पड़ती है और जाकर एक चाकू उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ! आलिया एक बार फिर चाकू अपने हाथ पर मारती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम ठीक तो हो? क्या कर रही हो? मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि अपना हाथ काटने लगी। मैं काटना नहीं चाहती थी, पर क्या? पर मेरा बहुत मन हो रहा था अपना खून देखने का।
रिया, तुम्हें भी अपना खून देखना है? दिखाऊं? नहीं नहीं, रुक जाओ आलिया। मनोज आलिया को रोक पाता उससे पहले ही आलिया रिया के पेट में चाकू मार देती है। मनोज ये देखकर रोने लगता है और रिया को पकड़ता है, पर आलिया हंसने लगती है। क्यों बे मनोज, क्या लगता है मुझे कोई दिमागी बीमारी हुई है या कोई भूत चढ़ा है? आलिया, तुम पागल हो गई हो। हटो सामने से। मुझे रिया को डॉक्टर के पास ले जाने दो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी! चुप! तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। आलिया प्लीज स्टॉप इट। तेरी पत्नी मेरे वश में है। ये तेरी पत्नी के जरिए मैं बोल रहा हूँ। कौन? वही जिसे तूने ढोंगी बोला था। क्या हुआ, याद नहीं आया? अभी रुक। ये बोलकर आलिया जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने माधव खड़ा होता है, वही तांत्रिक जो रिया पर से भूत उतार रहा था। क्या कहा था तूने मनोज कि अगर मैंने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो बहुत मारेगा? आजा। और साले तूने क्या किया है मेरी पत्नी के साथ? मैं भला क्या कर सकता हूँ, मैं तो ढोंगी हूँ ना। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने आगे बढ़ता है, पर माधव आलिया से मनोज को रोकने को कहता है, तो आलिया आकर मनोज को पकड़ लेती है। आलिया मुझे छोड़ो, तुम इसकी बातें क्यों मान रही हो? होश में आओ। रिया को देखो, उसका खून निकल रहा है, वो मर जाएगी। आलिया, मनोज को मारो। आलिया मनोज को मारने लगती है। मनोज बचने की कोशिश करता है, पर वो उसे बुरी तरह से पीटती रहती है। ये वशीकरण है, तुम इससे नहीं बच सकते मनोज। तुमने मुझे ढोंगी कहा था ना, अब देखो मैं कितना पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। मैंने मान लिया, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची की जान बचा लो, वरना वो मर जाएगी। जाओ, रिया के घाव में हाथ डालकर उसे फाड़ दो। नहीं! आलिया जाती है और रिया के घाव में दोनों हाथों की उंगलियां डालकर उसे चीर देती है, जिससे रिया बुरी तरह तड़पती है और उसकी मौत हो जाती है। मनोज अपने आप को रोक नहीं पाता और आलिया को मारने लगता है। तांत्रिक कुछ नहीं बोलता, इसीलिए आलिया मार खाती रहती है। अरे बस करो मनोज, इतना ही गुस्सा आ रहा है अपनी पत्नी पर तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल किए देता हूँ। आलिया, जाओ, छत से कूद जाओ। रुक जा साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मनोज आलिया को छोड़कर माधव की तरफ भागता है और आलिया छत की तरफ चल पड़ती है। रुको आलिया, पहले अपने पति की जान लो, उसके बाद फिर खुद को मार लेना। आलिया वापस आने लगती है, पर तब तक मनोज माधव का गला पकड़ लेता है। आलिया पीछे से आती है और मनोज को चाकू मार देती है, पर मनोज माधव का गला नहीं छोड़ता। आलिया लगातार मनोज की पीठ पर वार करती रहती है, जिससे मनोज मर जाता है, पर तब तक वो माधव की जान भी ले लेता है। माधव के मरते ही वशीकरण टूट जाता है, पर जब आलिया अपने आसपास का नजारा देखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मनोज! रिया! होश में आने के बावजूद आलिया अपना गला काट लेती है और इस तरह एक परिवार एक सनकी तांत्रिक के घमंड और बदले के चलते बेमौत मारा जाता है। चलो, आज के ऑर्डर्स पूरे हो गए, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ। ऐसा कहकर हया एक चेयर पर बैठ गई। वहीं उसकी आंख लग गई। वो एक गहरे नींद में सो गई।
तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसकी सांसें फूल रही हो। वो जोर जोर से गहरी सांसें लेने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। किसी तरह उसने अपने आप को छुड़ाया और वो जोर जोर से खांसने लगी। और जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा तो उसके मुंह पर छाले पड़ गए थे, लाल रंग के धब्बे दिख रहे थे। वो जोर से चिल्लाई, तभी उसकी नींद खुल गई। वो बहुत डर गई थी। उसने घबराते हुए आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। हया ने गहरी सांस ली। शुक्र है ये एक सपना था। इतना डरावना सपना, ऐसा लग रहा था मानो सब सच हो। दूसरे दिन शाम को हया अपने काम से बाहर जा रही थी। रास्ते में उसे टीना मिली। हाय हया, कहाँ जा रही हो? चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं तो बस अपने काम से अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बाहर निकली थी। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, चलो। कुछ देर आगे जाने के बाद टीना की गाड़ी के आगे से एक काला साया गुजरा। टीना ने जोर से ब्रेक लगाया। ये क्या था हया? तुमने कुछ नोटिस किया क्या? बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो हया? टीना ने अपने बगल में देखा तो उसके बगल की सीट खाली थी। हया अपनी जगह नहीं थी। टीना और ज्यादा घबरा गई थी। वो गाड़ी से बाहर आई। उसने हया को आवाज लगाई, लेकिन हया की कोई आवाज नहीं आई। टीना के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। तभी पीछे से टीना के बालों पर किसी ने फुंकार लगाई। उसने चिल्लाते हुए डर कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और अपने घर की ओर निकली। तभी उसके मोबाइल पर हया का कॉल आया। उसने हड़बड़ी में कॉल उठाया। हया, कहाँ हो तुम? तुम ऐसे कैसे मुझे वहाँ अकेली छोड़कर आ गई? अकेली छोड़ आई? तुम ये क्या कह रही हो टीना? मैं तो अपने घर पर हूँ। आज मैं घर से बाहर गई ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो हया? तुम अभी तो मेरे साथ थी। ये तुम क्या कह रही हो टीना? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना कि आज मैं सुबह से घर पर ही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। टीना ने गाड़ी घुमाई और हया के घर चली गई। उसने डोरबेल बजाई। हया ने दरवाजा खोला। वो बहुत डरी हुई थी। टीना ने जो कुछ हुआ वो हया को बता दिया। हया को ये सब बहुत ही डरावना लगा। टीना, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच हो सकता है। कल से मेरे साथ भी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। हया ने भी पार्लर की सारी बातें टीना को बता दी। हम दोनों के साथ जो हो रहा है, कहीं वो वापस तो नहीं आई है? कुछ भी मत बोल हया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस बारे में मत सोचो। दोनों बात कर ही रहे थे कि हया के घर की लाइट ब्लिंक होने लगी। घर के खिड़की दरवाजे अचानक खुल गए और जोर जोर से हवा चलने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी हया ने देखा कि उसका हाथ टीना के हाथ में नहीं, बल्कि किसी और लड़की के हाथ में है, जिसका हाथ पूरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ पर घाव थे। हया ने डर कर अपना हाथ झटका और सोफे के पीछे छिप गई। अगले ही पल सब शांत हो गया। टीना हया को आवाज लगा रही थी। हया, कहाँ हो तुम? हया! हया ने सोफे से झांककर टीना को देखा और वो दौड़ती हुई टीना के पास आई। दोनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। हया ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर आई विल किल यू ऐसा लिखा हुआ था।
और घर में अजीब सी डरावनी हंसी की आवाजें गूंजने लगी और उस डरावनी आवाज में किसी ने कहा, जहां भी जाओगे अंत में मेरे पास ही आओगे। हया और टीना दौड़ते हुए घर से बाहर भाग गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हया के घर के बाहर उन दोनों ने रात गुजारी। अगले दिन सुबह हया और टीना बाहर निकले तो एक कागज उड़ते हुए उनके पास आया। उस कागज पर एक औरत का नाम और फोन नंबर लिखा था और नीचे इंफॉर्मेशन थी कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। हया ने टीना से कहा कि हमें इस औरत से बात करनी होगी, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। हया ने उस औरत के दिए गए नंबर पर कॉल किया। उस औरत ने अपना एड्रेस बताया। हया और टीना बिना वक्त गवाए उस औरत के पास चले गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो वहां पूरी तरह अंधेरा था। टीना ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने उन्होंने एक औरत को देखा। उसके सामने एक सफेद रंग का गोला था। दोनों उसके पास गए। उसने दोनों को बैठने के लिए कहा। माया मैम, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माया ने दोनों को शांत बैठने के लिए कहा और अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। जो कुछ हुआ था सब बताओ। जो कुछ हुआ था मतलब हमने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा जो कुछ हुआ था सब सच सच बताओ। टीना ने बताया कि वो एक मॉडल थी। 5 साल की मेहनत के बाद वो एक सक्सेसफुल मॉडल बनी थी। उसका काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद मिनी नाम की लड़की ने इंडस्ट्री में एंट्री की। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके आते ही हया की मार्केट में काम की डिमांड कम हो गई। अब सारे डायरेक्टर्स अपने ऐड के लिए फर्स्ट चॉइस के तौर पर रखते थे। इस बात से हया को बहुत चिढ़ होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जगह फिर से कैसे पाए। वो मिनी के सामने तो उसकी अच्छी दोस्त होने का दावा करती, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसती रहती। धीरे धीरे उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। वो किसी भी तरह मिनी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। साथ ही मॉडलिंग इंडस्ट्री में उसे बदनाम करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। एक दिन टीना मिनी के मेकअप रूम में गई। उसने बताया कि वो एक बहुत अच्छी पार्लर वाली को जानती है। अरे, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मैं खुद भी उसी से मेकअप करवाती हूँ। अगले हफ्ते वैसे भी तुम्हारा शूट है, तो तुम उसी से मेकअप क्यों नहीं करवाती? टीना की बातों पर भरोसा करके मिनी हया के ब्यूटी पार्लर में चली गई। टीना ने पहले से ही हया को सारी बात बता दी थी। हया ने मिनी के सारे प्रोडक्ट्स में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जिससे उसकी स्किन धीरे धीरे सड़ने लगेगी, और ऐसा ही हुआ। लाल रंग के धब्बे आने लगे। उसके बाल भी झड़ने लगे। उसकी त्वचा मानो दिन ब दिन पिघलती जा रही हो। धीरे धीरे ये बात मॉडलिंग इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मिनी के साथ काम करने से मना कर दिया। टीना को फिर से इंडस्ट्री में अपनी जगह मिल गई थी। मिनी अंदर से बहुत टूट गई थी। वो ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने अपने घर में आत्महत्या कर ली। ये खेल वहीं खत्म होगा जहां ये शुरू हुआ था। टीना, माया और हया अपने पार्लर में गई। पार्लर में जाने के बाद माया ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पार्लर की सारी चीजें हिलने लगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिनी। आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, हमारे साथ माया मैम भी आई हैं। टीना के ऐसा कहते ही पार्लर के सारे शीशे टूटने लगे और माया जो पीठ की तरफ खड़ी थी वो अजीब आवाज में हंसने लगी। माया ने पीछे मुड़कर देखा तो टीना और हया के पैरों तले जमीन खिसक गई। माया अब मिनी के रूप में बदल गई थी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मरने पर मजबूर किया।
अब तुम दोनों की बारी है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर मिनी ने हया पर हमला किया और उसे जमीन से उठाकर वापस जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर में हया की तड़प तड़प कर मौत हो गई। टीना मिनी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो मिनी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तुम्हें उस दर्द से गुजरना होगा जो मैंने सहा था। धीरे धीरे पार्लर की सभी चीजें हिलने लगी। जो क्रीम हया ने मिनी को लगाई थी वो अपने आप टीना को लगने लगी। कुछ दिन बाद टीना की हालत भी मिनी जैसी हो गई। उसके बाल भी झड़ने लगे। टीना भी अपनी बर्बादी नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने भी अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से
वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे अब ठीक तो है? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुंची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो। छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है।
आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है, जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। माँ, मुझे वो मार देगी। वो मुझे मारने के मकसद से आई है। वो मुझसे बदला लेने आई है। माँ, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। राजवीर पिछले 10 दिनों से बड़ी अजीब हरकतें कर रहा था। वो अक्सर किसी लड़की के बारे में बोलता कि वो उसे मारने के लिए आई है। उसका परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान था। राजवीर अक्सर कहता, अगली पूर्णिमा की रात वो चुड़ैल मुझे अपने साथ हवाओं में उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई गड़ा सच जरूर छुपा होता है, जो उस घटना सुनने वाले को खौफ से जमा देता है। राजवीर की इस हालत का अंजाम भी एक ऐसा ही सच था, जिस वजह से राजवीर आज खुद की मौत की तारीख भी जानता था। 1 साल पहले राजवीर पेशे से एक मैकेनिक का काम करता था। जिंदगी बस कट रही थी। उसे बहुत सारे पैसे झट से कमाने का लालच अक्सर रहा करता था। खैर, एक रात राजवीर अपने घर लौट ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की फुटपाथ एरिया में डरी हुई मिली। वो उस लड़की के पास गया और बोला, मैडम, आप अकेले यहाँ शाम ढले क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, ये रेड लाइट एरिया है। ये जगह रात के समय तो क्या, दिन के समय भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैं उसी एरिया से तो भाग कर आई हूँ। प्लीज मुझे आज रात के लिए पनाह दे दीजिए। कल सवेरे होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। प्लीज। ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात आप मेरे घर ठहर सकती हो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमलता है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। पर ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ रखना चाहते हैं और यही कारण है कि मैं इधर उधर छिपकर भाग रही हूँ। ठीक है,
आज की रात तुम मेरे घर छुप सकती हो। उस रात प्रेमलता राजवीर के घर ही छुपी रही। अगली सुबह जब राजवीर उठा तो प्रेमलता की जुल्फों को लहराते देख वो उस पर मोहित हो गया। रात के अंधेरे में उसे प्रेमलता की खूबसूरती पूरी तरह से नहीं दिखी थी। राजवीर मन ही मन प्रेमलता को पसंद करने लगा था। उसने बिना वक्त गवाए प्रेमलता को उसी वक्त अपने मन की बात जाहिर कर दी। सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम? मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। इस तरह किसी लड़की की मदद करना, खासकर किसी अनजान लड़की की, वो एक मसीहा ही हो सकता है। ऐसे इंसान का हमसफर भला कौन नहीं बनना चाहेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बिना शादी के एक ही घर में रहते थे। एक रात की बात है, वो पूर्णिमा की रात थी। राजवीर प्रेमलता को एक सरप्राइज के बहाने एक अनजान सी जगह ले आया। उसने प्रेमलता की आंखों में पट्टी बांधी थी ताकि वो उसके सरप्राइज को देख ना सके। अरे अब बताइए भी, क्या सरप्राइज है? पट्टी तो खोलिए। राजवीर प्रेमलता की आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे ही प्रेमलता की आंख खुलती है, उसकी एक तेज चीख निकल जाती है। शमशेर सिंह, तुम? राजवीर, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो वही हैवान है जो मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें फंसाता है। ये लड़की, ऊपर देख, तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी है। तेरे आदमी से मैंने तुझे खरीद लिया है। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? अब 4 दीवारी में पूरी जिंदगी भागती रहना। मतलब ये सब आपने किया? तुम तो इस हैवान से भी निकम्मे निकले। तुम्हें नर्क भी नसीब नहीं होगा, कभी नहीं। नर्क का तो पता नहीं, लेकिन अब तुझे बेचने पर जो पैसे मिले हैं, उससे मेरी जिंदगी स्वर्ग तो आराम से बन जाएगी। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार कर बैठा? अरे पगली, जिस रात तू भागी उसी रात इन लोगों से मेरा सौदा हो गया था। तुझ पर जबरदस्ती करता तो पुलिस मुझे अंदर कर देती, लेकिन अब तो सबको यही लगेगा कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है और हर रात तेरे जिस्म की बोली लगेगी। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। याद रखना, बहुत जल्द रात भी यही होगी और नजारा भी यही होगा। तुझे पागल करके तेरी रूह को तेरे जिस्म से नोच कर अपने साथ ले जाऊंगी। जितना दर्द मुझे होगा, उससे कई गुना ज्यादा दर्द के साथ तू मरेगा। जिंदा होकर भी मुर्दों की जिंदगी जिएगा तू। खैर, इसके बाद ये किस्सा यहीं समाप्त हो गया। प्रेमलता को जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में सेक्स स्लेव के तौर पर मजबूर किया गया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद अचानक एक खबर आई कि प्रेमलता ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। इसके ठीक 2 दिन बाद ही एक और खबर आई कि शमशेर सिंह की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ा गुनहगार तो अभी भी जिंदा था, राजवीर। आज 6 महीने बाद प्रेमलता की रूह राजवीर की तलाश में आई है और अब दुनिया का कोई भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित उसे नहीं बचा सकता था।
इंतजार था तो बस पूर्णिमा की रात का, और जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया, राजवीर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी जैसे उसे गर्म तवे पर लगातार सेका जा रहा हो। उसे हर 10 मिनट पर दौरे पड़ते और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब वो चुड़ैल राजवीर के कमरे में दाखिल हुई। उसकी भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे तक ही सीमित रह सकती थी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी किसी और के साथ कभी नहीं करूँगा। कैसे छोड़ दूँ? याद है ना वो पूर्णिमा की रात जब तूने मेरा उस हैवान के साथ सौदा किया था? मैंने तुझे उस रात चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी चेतावनी को एकदम नजरअंदाज कर दिया, और आज मैं तेरी माफी को नजरअंदाज करूंगी। इसके बाद राजवीर की एक तेज चीख गूंज उठी। उस चुड़ैल ने राजवीर के सीने को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लिया और उसकी रूह को अपने साथ खिड़की से उड़ा ले गई। जब तक उसके परिवार के लोग वहां पहुंचे तो राजवीर का मरा शरीर टुकड़ों में फर्श पर पड़ा था। उस मासूम लड़की का बदला पूरा हो गया। इसीलिए कहते हैं, कर्मा कभी किसी का पता नहीं भूलता, और किसी आत्मा का बदला दुनिया की सबसे खौफनाक मौत देती है। अरे यार राघव, किसी दिन तुम मरवाएगा। इस तरह हमेशा देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे मारता है और हमेशा शाम तक बाहर घूमता है, और मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ घसीट लेता है। अरे डरपोक इंसान, इसमें तू इतना घबराता क्यों है? तुझे तो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, कम से कम मेरी तो कर ले। इस तरह अंधेरी शाम को इस भयानक जंगल से गुजरना मालूम है कितना खतरनाक हो सकता है? अच्छा, तो बता कितना खतरनाक होगा? अभी किसी हॉरर फिल्म की तरह हमें पीछे से पायल खनकने की आवाज सुनाई देगी, पेड़ के पीछे से छिपकर कोई हम पर नजर रख रही होगी, और तभी हमें कोई मधुर संगीत की धुन सुनाई देगी। राघव ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उन दोनों के ठीक अपने पीछे किसी औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। रात होने वाली है, कहर ढाने वाली है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। रात होने वाली है। इस गाने को सुनकर मोहित और राघव दोनों को मानो सांप सूंघ गया हो। दोनों के कदम अपनी जगह से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी मोहित कांपते हुए आवाज में राघव को बोलता है, राघव, मैंने तुझे मना किया था ना, इस तरह सूरज ढलने के बाद इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं है। देख लिया ना अंजाम। अब इसमें भी ये भूत वाली बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तू वक्त और हालात नहीं समझ सकता है? अरे माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में कोई चुड़ैल भी हो सकती है। अब क्या करें? मुझे इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि ये गाना गाने वाली चुड़ैल है, जो कंवारे लड़कों को देखकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मायावी संगीत का उपयोग करती है, और जो कोई भी इस माया में फंस जाता है, ये चुड़ैल उसे मार देती है।
इसलिए तभी पीछे से उस चुड़ैल का संगीत बंद हो जाता है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है, क्या तुम लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो? चुपचाप उल्टे कदम मेरी तरफ आओ या अपने हाथ से जिंदगी गवाओ। यार बहुत डर लग रहा है, क्या करें? मुझे तो अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शरीर की पूरी ताकत लगाकर बस भागो यहाँ से। मोहित इससे पहले कि राघव को रोकता, राघव वहां से भागने लगा था। अरे रुक राघव, तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, ऐसा मत कर मेरे भाई। तभी मोहित को यह एहसास हुआ कि वो गाना गाने वाली चुड़ैल का संगीत पूरी तरह बंद हो चुका है और ऐसा लगता है कि वो अब उसके पीछे से हट चुकी है। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ता है तो उसे वो चुड़ैल कहीं नहीं दिखती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने उस चुड़ैल को मेरे पीछे से हटा दिया। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गई कहां? मुझे पूरा यकीन है वो राघव के पीछे गई होगी। हे भगवान, अब मैं राघव की मदद कैसे करूं? मोहित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा अपना कहर ढा रहा था और रात अपना डरावना रूप लेती जा रही थी। तभी मोहित के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जल्दी से गांव वालों को बुला लिया जाए और फिर राघव को ढूंढने निकला जाए। मोहित पहले तो जंगल से बाहर की तरफ भागा। खुशकिस्मती से बीच में उसका सामना उस चुड़ैल से नहीं हुआ। गांव पहुंचकर उसने फौरन कुछ गांव वालों को अपनी आप बीती और राघव की स्थिति के बारे में बताया। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुनकर दंग रह गए, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन किया क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ गांव वालों के साथ हो चुका था। जब जंगल से गुजरने वाले लोगों को उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता था और जो उस संगीत पर टिप्पणी कर देता या भागने की कोशिश करता, वो उस चुड़ैल की माया में कुछ इस तरह फंसता कि कभी दोबारा लौटकर नहीं आ पाता। मोहित कुछ गांव वालों को लिए जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। सभी अपने हाथों में मशाल जलाए राघव को पुकार रहे थे। तभी अचानक से वो संगीत दोबारा बजने लगता है। इसका मतलब वो गाना गाने वाली चुड़ैल यहीं कहीं आसपास ही है। गांव वालों, कहां गए तुम लोग? अगर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पिताजी जमींदार हैं, तुम्हें मालूम है ना? मैं तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगा। तभी उन गांव वालों में से एक शख्स अचानक से कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, अरे बेटवा, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। ये अंगूठी बहुत चमक रही है, इसे निकाल दो, कहीं अंधेरे में खो गई तो। नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं निकालूंगा। ये मेरे दादाजी ने मुझे दी थी और हमेशा पहने रखने को कहा था। तभी उस गांव वाले का चेहरा एकदम से बदलने लगता है। वो शख्स उस चुड़ैल के शरीर में बदल जाती है और मोहित को एक टक से घूरने लगती है। वो मोहित की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। बाप रे, ये तो वही गाना गाने वाली चुड़ैल है। लगता है इसने गांव वालों को भी मार दिया है और अब मुझे मारने की फिराक में है। मुझे जल्दी जंगल से बाहर भागना होगा। इतना बोलते हुए
मोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसे अपने पीछे वो चुड़ैल भी भागते हुए साफ साफ मालूम पड़ रही थी और साथ में वो गाना गा रही थी जिससे मोहित भ्रमित होकर उसके वश में हो जाए। मोहित पर इससे पहले उसके गाने का असर होना शुरू होता, मोहित जंगल पार करके अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके माता पिता उसकी राह देखते हुए परेशान बैठे थे। अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ चला गया था? तुझे पता है ना, उस जंगल में वो कलमुही चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे उम्र के लोगों को ही चुनती है। वो तो शुक्र है तूने तेरे दादाजी की दी हुई चमत्कारी अंगूठी पहनी है, वो नहीं उतारी, जिसने तुझे सही सलामत बचाए रखा, वरना ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जाता था बेटा। शुक्र है भगवान का। अरे ओ भाग्यवान, तुम भी ना? अब तो बच्चा घर आ गया है, अब शांत हो जाओ, बाकी बातें कल कर लेना, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपने दोस्त राघव और उन गांव वालों के बारे में सोचता रहा। उसकी आत्मा तक में उस गाना गाने वाली चुड़ैल का खौफ समा चुका था। उसे नींद आने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से वो बिस्तर से उठा। उसने अपनी अंगूठी भी उतार दी क्योंकि उसकी उंगली में हल्की जलन हो रही थी। वैसे भी अब वो अपने घर आ चुका था तो उसे कोई खतरा भी नहीं था। इसके बाद बहुत ही उदास चेहरे के साथ मोहित अपने बेड पर लेट गया। इस बार बहुत जल्द उसे नींद भी आ गई। वो अपनी गहरी नींद में था, तभी उसे अपने कमरे में फिर से उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता है। रात होने वाली है। मोहित अपने बिस्तर पर एकदम अजीब तरह से छटपटाने लगता है और इसके साथ ये सीन यहीं एंड हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। मोहित अपनी नींद से जागता है। उसे अपने ही घर में अपने माता पिता के छाती पीट पीट कर रोने की चीखें सुनाई देती है। मोहित इससे बहुत चौंक जाता है। मोहित तभी टेबल की तरफ अपनी अंगूठी लेने के लिए देखता है, लेकिन उसे अपनी अंगूठी वहां नहीं मिलती, जबकि उसे अच्छे से याद है पिछली रात सोने से पहले उसने इसी टेबल पर अपनी अंगूठी निकालकर रख दी थी। खैर, उसके लिए अंगूठी ढूंढने से ज्यादा जरूरी था बाहर का माहौल जानना, क्योंकि उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर आता है तो देखता है उसके माता पिता एक लाश के पास सिर रखकर बहुत रो रहे हैं। यह देखकर मोहित समझ जाता है कि जरूर ये उसके दोस्त राघव की लाश ही होगी, जिसके लिए उसके माता पिता शोक मना रहे हैं। मोहित अपने माता पिता को जाकर समझाता है, लेकिन ये क्या, उसके माता पिता तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तभी उस लाश पर से कपड़ा हटता है और फिर जो मोहित देखता है वो देखकर उसे एक करारा झटका लगता है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, यानी कि मोहित अब एक भटकती आत्मा था। उसकी मौत तो कल रात उसी वक्त हो गई थी जब अंगूठी निकालकर वो सोने गया और उसे गाना गाने वाली चुड़ैल का एहसास हुआ। और उसी वक्त उस चुड़ैल ने मोहित के गले पर अपने दांत गड़ाकर उसे मार दिया। मोहित को अंगूठी नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि वो चुड़ैल भले जंगल में उसे ना मार पाई, लेकिन उसका पीछा करते करते वो उसके घर तक, उसके कमरे तक पहुंच गई थी। और मोहित ने जैसे ही एक गलती की, मोहित के जिंदगी का चैप्टर। मध्य रात्रि का समय, एक सुनसान हवेली जिसके ऊपर अचानक काले बादल छा गए। चंगाधर के झुंड की आवाज से सारा माहौल डर की आवाज से गूंज उठा था और उसी डर की आवाज में किसी की जोर से चीखने की आवाज आई।
और कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। बनारस का एक लड़का तजेंद्र अपने कॉलेज के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था। तजेंद्र बहुत ही होशियार था, कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता। कॉलेज में उसका एक अच्छा दोस्त भी था, दोनों साथ ही रहते। कॉलेज की एग्जाम खत्म होने के बाद तजेंद्र कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस जाना चाहता था। यार अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया, सोच रहा हूँ जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक गांव चला जाऊं माँ बाबूजी के पास। बहुत साल हो गए उनसे मिला नहीं हूँ और वो भी मुझे बहुत याद करते हैं। हाँ तू तो चला जाएगा गांव, लेकिन मैं तो यहाँ अकेले रह जाऊंगा। मेरे पास तो राह देखने वाली फैमिली भी नहीं है। ऐसा मत बोल मेरे यार, मेरी फैमिली भी तो तुम्हारी ही फैमिली है। चले काम करते हैं, इस बार तू भी चल मेरे साथ मेरे गांव, माँ बाबूजी भी खुश हो जाएंगे और तुझे भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन पहले अपने माँ बाबूजी को कॉल करके बता तो दो कि हम आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं गाँव आ रहा हूँ, उनके लिए सरप्राइज है। और वैसे भी अगर उन्हें बताऊंगा तो मुझे आने नहीं देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ रहने को कहेंगे। क्यों? माँ बाबूजी भला क्यों मना करेंगे तुम्हें मिलने से? पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जब भी गांव आने की बात करता हूँ माँ बाबूजी मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इसलिए मैं इस बार बिना बताए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए और गांव जाने की तैयारी करने लगे। गांव पहुंचते ही वो दोनों एक बड़ी सी हवेली के सामने रुके। वो हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। अरे वाह ताजेंद्र, तुमने कभी बताया नहीं कि गांव में तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है। बताना क्या, अब तुम आ गए हो तो अपनी आंखों से देख लो। वो दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, ताजेंद्र के पिता राय बहादुर ने उन्हें देखा। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में डर बैठ गया। बेटा तुम यहाँ क्यों आए और हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो, और तुम्हारे साथ ये कौन है? बाबूजी, अगर मैं आपको बता देता कि मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे आने नहीं देते, इसलिए मैं खुद आ गया आप दोनों से मिलने। और ये मेरा दोस्त है रोशन, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में। लेकिन बेटा तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ अपने दोस्त के साथ आ रहे हो। बाबूजी अब आप छोड़िए ना इस बात को। और माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी माँ कुछ दिन के लिए बाहर गाँव गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं अब फ्रेश होता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, रात में खाने के समय मुझे आवाज़ दीजिएगा। ताजेंद्र और रोशन कमरे में चले गए। राय बहादुर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ताजेंद्र नहाने के लिए गया, तब उसे अचानक एक खुशबू आई। वो खुशबू में ऐसे खो गया जैसे किसी ने उसे मोहित कर लिया हो। बहुत देर के बाद भी ताजेंद्र बाहर नहीं आया, इसलिए रोशन ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई। रोशन की आवाज़ से ताजेंद्र होश में आया और बाहर आ गया। रात के खाने के वक्त जब सब बैठे थे तब ताजेंद्र को किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। बाबूजी, आपने घर में काम करने के लिए किसी लड़की को रखा है क्या? नहीं तो बेटा, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे अभी किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसने की आवाज़? ये क्या कह रहे हो तुम? हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। लगता है गांव के मौसम का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है तुम पर। रोशन और ताजेंद्र जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन राय बहादुर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके चेहरे के गहरे राज की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह जब ताजेंद्र और रोशन अपने हवेली के बगीचे में टहल रहे थे, तभी रोशन को हवेली के पीछे एक कुआं दिखाई दिया। दोनों कुएं की ओर चले गए, लेकिन वो कुएं को बंद कर दिया गया था और उसे एक बड़ा सा ताला भी लगाया था। उस ताले को सफेद कपड़े में लपेटकर लाल रंग के धागे से बांधा गया था। ताजेंद्र, ये क्या है यार? इस कुएं को ताला लगाकर बंद क्यों किया है? ऐसा भला कौन करता है? मुझे भी नहीं पता यार। मैं जब से छोटा था तब से ये कुआं बंद है और बाबूजी ने मुझे यहाँ आने से मना किया है। रोशन के मन में कुएं को खोलने की जिज्ञासा हुई। उसने बिना कुछ सोचे एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। उसने जैसे ही ताला तोड़ा, जोर जोर से हवा चलने लगी। अभी तक जहां शांति थी, वहां अचानक चंगाधर और कुत्ते जोर जोर से आवाज करने लगे। हवेली में शांति से बैठे राय बहादुर अचानक से आवाज सुनकर डर गए और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। रोशन और ताजेंद्र को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। वो दोनों जल्दी से महल के अंदर चले गए और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ना हो। रात में जब रोशन और ताजेंद्र अपने कमरे में सो रहे थे, तब अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। आओ मेरे पास आओ ताजेंद्र, कितना इंतजार कराओगे?
कब से तुम्हारी राह देख रही हूं, आ जाओ ना। ताजेंद्र आवाज सुनकर जाग गया। उसने देखा कि सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है जिसका शरीर रात के अंधेरे में भी चमक रहा है। उसे देख ताजेंद्र जैसे सम्मोहित हो गया। वो उसके पीछे पीछे कुएं तक चला गया। वो कुएं के पास पहुंचता उससे पहले ही रोशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। तुम क्या पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्यों आए तुम? मैं नहीं जानता यार, मैं यहाँ कैसे आया। मुझे बस एक लड़की की आवाज आई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। रोशन ताजेंद्र को हवेली के अंदर लेकर गया। राय बहादुर को जब ये बात पता चली तब वो बहुत घबरा गए। तुम अभी के अभी यहाँ से वापस शहर लौट जाओ। लेकिन बाबूजी, बात क्या है? आखिर आप मुझे अपने घर से क्यों दूर करना चाहते हैं? और उस कुएं का क्या राज है? जब तक आप मुझे नहीं बताते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राय बहादुर जब छोटे राजकुमार थे तब उस गांव में उनके दादा राजा सूर्यवर्मा का राज्य था। सूर्यवर्मा एक बहुत बहादुर राजा थे। एक दिन एक मिथिला नामक की नर्तकी राजमहल में आई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके शरीर से हमेशा एक सुगंध आती। उसने अपने नृत्य और खुशबू से सबको मोहित कर लिया था। राजा ने उसे अपने दरबार की श्रेष्ठ नर्तकी होने का उपहार दिया। लेकिन असल में वो एक विश्वकन्या थी जो अपने रूप से राजा को अपने मोह में फंसाती और उन्हें मार देती थी। एक दिन रात को राजा सूर्यवर्मा ने मिथिला को अपने कक्ष में बुलाया। मिथिला ने राजा को मारने के लिए एक खंजर अपने पास रखा था। वह जैसे ही राजा के पास पहुंची उसने राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया और राजा बच गए। राजा ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। मिथिला को पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन वो एक विषकन्या थी। उसे काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी आत्मा ने पूरे राज्य में कोहराम मचाया था। रात के समय महल में अजीब अजीब आवाजें आती, कभी घुंघरू की तो कभी चिल्लाने की। एक दिन राजा अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने सीने पर बैठे मिथिला को देखा, जिसका शरीर पूरी तरह गल गया हो और आंखें मानो खून से भरी हुई हो। मुझे मारकर तू बच नहीं सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगी। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के साधु को बुलाया। आपने जिसे मारा है वो एक विषकन्या थी। काले जादू टोना भी करती थी, इसलिए मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली। अब वो आपके पूरे वंश को खत्म करना चाहती है। लेकिन कोई तो उपाय होगा इन सब से बचने का। साधुओं ने कुएं के पास एक यज्ञ किया और उसकी आत्मा को उस कुएं के अंदर कैद किया और उसे एक अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। याद रहे राजा जी, ये ताला जब तक बंद है तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। गलती से भी ये ताला खुलना नहीं चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद ही राजा की अकस्मात रूप से मृत्यु हो गई। किसी को पता नहीं चला कि आखिर ये हुआ कैसे। तब से लेकर आज तक वह कुआं बंद था। तुमने उस ताले को तोड़कर उस आत्मा को फिर से मुक्त कर दिया है। अब ना जाने वो क्या करेगी। तभी बाहर एक जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। सबने बाहर जाकर देखा तो कुएं का ढक्कन टूटकर बाजू में गिरा था और कुएं का पानी बवंडर की तरह ऊपर आया था और मिथिला पानी में एक भयानक रूप के साथ थी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी। बदले की कहानी तो पूरी हो गई। अब मेरा बदला भी पूरा होगा। ऐसा कहकर उसने राय बहादुर को अपने पानी के जाल में फंसा लिया। राय बहादुर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ताजेंद्र, तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। ताजेंद्र और रोशन वहां से भाग रहे थे कि मिथिला ने ताजेंद्र को भी अपनी पानी के लपेट में ले लिया। दोनों को पकड़कर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने राय बहादुर को पानी में फेंक दिया। थोड़ी ही देर में राय बहादुर की लाश पानी के ऊपर आ गई। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उस जाप से मिथिला की शक्तियां कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद
करो ये मंत्र पढ़ना, बंद करो। मिथिला ताजेंद्र को पानी में लेकर ही जा रही थी कि रोशन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। मिथिला कुएं के अंदर चली गई थी। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। कुएं का पानी भी शांत हो गया था। रोशन और ताजेंद्र जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन कुछ ही समय में कुएं का पानी फिर से भवंडर का रूप लेने लगता है। मिथिला वापस पानी के ऊपर आकर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। रहस्य। आज की रात फिर धनपुर गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की पुरानी हवेली से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज रही थी। खौफजदा गांव वाले अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए थर थर कांप रहे थे। सुरभि अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थी। उसे ये सब महज अंधविश्वास लगती थी। वो यहाँ बने अपने दोस्त अर्जुन और विक्रम से इस बारे में अक्सर बातें किया करती थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया करती थी। जब उसके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के अचानक गायब होने की खबर आई, तब उसके मन में भी डर के बीज अंकुरित होने लगे। रात का समय था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी और हवाओं में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। सुरभि अपने कमरे में अकेली बैठी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। अर्जुन के गायब होने के बाद से वो भीतर ही भीतर घुट रही थी। तभी खिड़की के बाहर अचानक कोई हलचल हुई। सुरभि की नजर तुरंत उस ओर गई। उसे लगा जैसे कोई छाया तेजी से खिड़की के पास से गुजरी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरा भ्रम है या सच में कुछ है? वो अपने कदमों को रोक नहीं सकी। उसकी उत्सुकता उसे खिड़की तक खींच लाई। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ अंधेरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवाओं का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये ठंडी हवा, ये एहसास जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। सुरभि ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की पर जोर की खड़खड़ाहट हुई। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। बिजली चमकी और उसकी आंखों के सामने विक्रम की धुंधली परछाई नजर आई। सुरभि, जल्दी आओ, अर्जुन के बारे में कुछ पता चला है। सुरभि बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागी। विक्रम बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? मुझे हवेली के पास कुछ अजीब दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अर्जुन वहाँ है। हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। सुरभि कुछ कहने से पहले ही विक्रम के पीछे चल पड़ी। हवेली की ओर जाते हुए रास्तों में पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब सी आवाजें कर रहे थे और चमगादड़ उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। हवेली के दरवाजे के पास नीली और हरी मिलती जुलती रोशनी चमक रही थी। हवेली के अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक चीखें। सुरभि ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। विक्रम, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। नहीं सुरभि, अर्जुन यहाँ है। हमें उसे बचाना होगा। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों ने डरते डरते अंदर कदम रखा। फर्श पर पड़ी धूल से साफ पता चल रहा था कि वहां काफी समय से कोई नहीं आया था। सुरभि ने अपनी टॉर्च निकाली
और उसकी रोशनी से हवेली के अंदर के हिस्से को देखना शुरू किया। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। एक पेंटिंग की ओर जब सुरभि की टॉर्च की रोशनी पड़ी तो वो पेंटिंग देखकर चौंक गई। उसमें उसका ही चेहरा था। विक्रम, देखो ये पेंटिंग, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये कैसे संभव है? ये तो पुरानी पेंटिंग्स हैं। जैसे ही दोनों पेंटिंग के पास गए, उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी। खून के फर्श पर गिरते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई जीवित शक्ति उन्हें कंपा रही हो। ये क्या हो रहा है? विक्रम, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। हवेली में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर चारों ओर से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उनके चारों ओर घूम रही हो। यहाँ से भागना अब मुमकिन नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। एक पुरानी दीवार के पास पहुंचकर विक्रम ने अचानक एक पत्थर को दबाया, जिससे दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा था जो शायद वर्षों से बंद था। देखो सुरभि, देखो सुरभि, यहाँ कुछ और भी है। दोनों बिना समय गवाए दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर अर्जुन जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर हवा में अजीब सी गति हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। ये वही शक्ति है जिसे चंदालिनी की आत्मा ने यहाँ छोड़ा है। हमें अर्जुन को बचाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे की रोशनी अचानक गुल हो गई। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और हर कोने से परछाइयां तैरने लगी। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गई। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। वो दर्द से कराह रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। मुझे बचाओ, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी, बचाओ। सुरभि ने अर्जुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक झोंका उठा। सुरभि चीखने लगी और उसकी आंखों में सफेदी छा गई और उसकी आवाज अचानक बदल गई। सुरभि की आवाज अब गंभीर और गूंजती हुई हो गई थी, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। उसकी आंखों की सफेदी के पीछे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव साफ नजर आ रहा था। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब तुम्हारा नहीं है विक्रम, ये शरीर अब हमें सौंप दिया गया है। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घोर चिंता थी। उसे सुरभि की ये बदली हुई आवाज सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसे वो इतने सालों से जानता था। उसकी आवाज में अब कोई दया भाव नहीं था, बल्कि अजीब तरह की क्रूरता झलक रही थी। सुरभि, तुम क्या कर रही हो? ये तुम नहीं हो सकती। ये कौन है? तुम्हारे अंदर कौन है? हम वो हैं जिन्हें तुम इंसान नहीं समझ सकते। इस हवेली के हर कोने में हमारी आत्माएं भटक रही हैं। ये तुम्हारे अर्जुन को भी ले चुकी हैं और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता सुरभि। तुम्हें इस आत्मा के कब्जे से निकलना होगा। वो तेजी से अर्जुन के पास भागा और उसकी जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे ये किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई हैं। विक्रम के हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन जंजीरें नहीं टूटी। विक्रम, जल्दी, वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला, जिसे वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था। उसने चाकू से जंजीरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया, हवेली की दीवारों से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी।
तुम क्या सोचते हो इंसान? क्या तुम हमारी शक्ति को खत्म कर सकते हो? ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम ने चारों ओर देखा। हवेली का पूरा माहौल जैसे जीवित हो उठा था। सुरभि, जो अब पूरी तरह से आत्मा के काबू में थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी। मैं इसके खिलाफ लड़ नहीं पा रही। विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन सुरभि को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत भी नाजुक थी। अगर मैंने अर्जुन को बचाया तो शायद सुरभि को भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। वो तेजी से कमरे के कोने में रखी एक पुरानी धूल से ढकी किताब की ओर बढ़ा। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने हवेली के बारे में कहा था कि वहां किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव है और उसे रोकने के लिए पुरानी तांत्रिक विधियों की जरूरत पड़ेगी। विक्रम ने जल्दी से किताब को खोला और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में कई पुराने मंत्र और तांत्रिक विधि लिखी हुई थी। उसने एक खास मंत्र को देखा जिसमें आत्माओं को काबू में करने का जिक्र था। ये वही मंत्र है जो इन आत्माओं को रोक सकता है। वो जल्दी से उस मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा और भी तेज हो गई और चारों ओर एक भयानक चीख गूंजने लगी। जैसे ही वो मंत्र पूरा हुआ, हवेली में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुरभि अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी और वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन की जंजीरें खुद ब खुद टूट गई और वो भी ढह गया।